Good morning everyone. My name is बसंत राम यादव, क्लास MSc थर्ड सेमेस्टर। मेरा फर्स्ट पेपर में सेमिनार टॉपिक है क्रायो प्रिजर्वेशन। देखते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन ठंडी अवस्था में प्रिजर्व करके रखना क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रायो और प्रिजर्वेशन, जिसमें क्रायो का अर्थ होता है ठंडी अवस्था, प्रिजर्वेशन का अर्थ होता है संरक्षित करके रखना। क्रायो प्रिजर्वेशन में बेसिकली हम किसी गैमेट, सेल, टिश्यू या एम्ब्रायो को स्टोर करके उनका बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को स्लो कर देते हैं, जिससे हम उन्हें जिस अवस्था में रखते हैं उसी अवस्था में वे लंबे समय तक बने रहते हैं। हम किसी एनिमल या मैनी जेनेटिक ड्रिफ्ट को किसी वायरस या बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए डेफिनेशन। सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड एम्ब्रायो को लिक्विड नाइट्रोजन के -196 डिग्री सेल्सियस पर जीवित अवस्था में रखने को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। हम किसी सेल, टिश्यू, ऑर्गन या एम्ब्रायो या गैमेट को लिक्विड नाइट्रोजन में उसके -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जीवित अवस्था में रखते हैं तो उसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। और इस विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्रायोबायोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें हम मैकेनिज्म में क्या कौन कौन से प्रोसेस फॉलो होते हैं देखेंगे। यह सेल के अंदर प्रेजेंट वाटर का लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफ़र पर आधारित है। इसमें सेल के अंदर उपस्थित वाटर का टेम्परेचर बहुत ही कम -196 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है कंपेयर टू प्योर वाटर। सेल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट -68 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जो सेल के अंदर कोशिका द्रव्य होते हैं वे -68 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड अवस्था में रहते हैं, उसके बाद जमते हैं, जबकि प्योर वाटर जो होता है, नॉर्मल वाटर, वह 0 डिग्री सेल्सियस से जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रिजर्वेशन। हम गैमेट प्रिजर्वेशन का प्रोसेस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम क्रायो प्रिजर्वेशन में सेल, टिश्यू, ऑर्गन या किसी एम्ब्रायो का करते हैं, जिसको हम गैमेट के प्रिजर्वेशन से समझते हैं। ठीक है, लगभग सभी का प्रिजर्वेशन सेम प्रोसेस में होता है। तो देखते हैं गैमेट प्रिजर्वेशन का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले ऑब्टेन सीमेन सैंपल। सबसे पहले हम सीमेन सैंपल को फर्टिलाइजेशन के 60 से 90 दिन पहले कलेक्ट कर लेते हैं। यानी जो हम गैमेट लेते हैं उससे फर्टिलाइजेशन के 60 से 90 दिन पहले कलेक्ट करते हैं, और उतनी ही संख्या में कलेक्ट करते हैं जितनी संख्या में हम क्रायोप्रोक्टेंट्स और लिक्विड नाइट्रोजन यूज करेंगे। ठीक है, तो लिक्विड नाइट्रोजन में हम रखते हैं उसे, और क्रायोप्रोक्टेंट्स यूज करते हैं जिसको थाविंग एंड फ्रीजिंग के दौरान कम क्षति हो, इसलिए क्रायोप्रोक्टेंट्स यूज करते हैं। दूसरा सीमेन एनालिसिस। अब जो हम गैमेट या सीमेन सैंपल को कलेक्ट किए हैं उसका एनालिसिस करते हैं और यह पता लगाते हैं कि सीमेन का पीएच मान क्या है, सीमेन में स्पर्म की संख्या कितनी है, तथा वह क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एडिंग ऑफ क्रायोप्रोक्टेंट्स। उसके बाद हम सीमेन को टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और उसमें क्रायोप्रोक्टेंट्स मिलाते हैं। क्रायोप्रोक्टेंट्स इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जब हम फ्रीजिंग और थाविंग करते हैं तब इनके बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और उस दौरान जो सेल होता है उसके डैमेज होने की
आशंका बढ़ जाती है। और जो क्रायोप्रोक्टेंट्स होता है वह थाविंग एंड फ्रीजिंग के दौरान जो कोशिका में होने वाले डैमेज होते हैं उनसे बचाता है सेल को, ठीक है। इसीलिए हम क्रायोप्रोक्टेंट्स मिलाते हैं। अगला है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हम इसमें क्या करते हैं कि एक टेम्परेचर, निश्चित टेम्परेचर पर हम फ्रीजिंग करते हैं जो सेल या गैमिट होता है। तो हम यहाँ गैमिट प्रिजर्वेशन देख रहे हैं। तो गैमिट को, इसमें दो टाइप के प्रिजर्वेशन होते हैं, स्लो प्रिजर्वेशन फ्रीजिंग और रैपिड फ्रीजिंग। स्लो फ्रीजिंग बहुत धीमी गति से होता है और फ्रीजिंग करने के बाद हम लिक्विड नाइट्रोजन में डालते हैं। इसमें कुछ खास पॉइंट्स हैं, देखिए। इसमें आइस एक्स्ट्रा सेल्यूलर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, बट इंट्रा सेल्यूलर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरा, जनरली स्लो फ्रीजिंग कंप्यूटर कंट्रोल्ड फ्रीजिंग मशीन द्वारा होता है। एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड फ्रीजिंग मशीन होता है जिसके द्वारा स्लो फ्रीजिंग किया जाता है, ठीक है। और रैपिड फ्रीजिंग देखिए, रैपिड फ्रीजिंग में क्या होता है, इस विधि में बहुत तेज गति से फ्रीजिंग होता है, ठीक है, और बहुत सिंपल और सरल तरीके से होता है। तो इसमें जल्दी जल्दी फ्रीजिंग होने के कारण जो फ्रीजिंग के दौरान गैमिट के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज चेंज होते हैं वह बहुत कम चेंज हो पाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन। अब लिक्विड नाइट्रोजन में गैमिट को रखते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग करने के बाद हम लिक्विड नाइट्रोजन में गैमिट को इसलिए रखते हैं क्योंकि वह लंबे टाइम तक उसी अवस्था में बना रहे। तो लिक्विड नाइट्रोजन एक ऐसा लिक्विड है जो -196 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड अवस्था में ही रहता है। सॉरी, यहाँ सुधार लीजिएगा, माइनस लगाना भूल गया मैं। तो -196 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम थाविंग करते हैं। थाविंग में क्या करते हैं, इसमें हम तापमान को कम या ज़्यादा करते हैं। तो थाविंग और फ्रीजिंग दो ऐसे प्रोसेस हैं जिसके दौरान कोशिका के बायोलॉजिकल एक्टिविटी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, क्रायोप्रोक्टेंट्स मिलाते हैं, ठीक है। अब वाशिंग हम इसे साफ इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो हम क्रायोप्रोक्टेंट्स मिलाए हैं तो वह टिश्यू और सेल से उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि ये थोड़े विषैले प्रकृति के होते हैं, इसलिए इसे रिमूव करने के लिए हम वॉश करते हैं। बस इतना ही था मेरा टॉपिक। धन्यवाद।